हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे जी। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? आ गए क्या सभी लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आ गए हैं क्या सभी लोग? हुँ। हाँ जी, सृष्टि, टुडे इज़ माय बर्थडे। ओहो! आपको जन्मदिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें जीवन भर और अपने देश और अपने घरवालों का नाम रोशन करते रहें। आपके घरवाले आपके नाम पर फ़ख्र करें कि हमारी बेटी ने ये इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया। तो आप बेटा ऐसे ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस साल नीट का एग्ज़ाम जो होगा 2023 का, उसको आप ज़रूर क्रैक करें, ज़रूर उसमें सक्सेस रहें। बस मेहनत करते जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हुँ। आ जाओ एक बार फटाफट सब लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे जी। है ना? सुबह उठने में जोर तो नहीं आता है? यार वैसे तो 9 बजे की क्लास है। 9 बजे की क्लास है, ज़्यादा जल्दी मैंने इसलिए नहीं रखी, मुझे पता था ना आप लोगों का दर्द। मुझे पता है आप लोगों का दर्द जो है वो क्या है कि वो सुबह उठने का दर्द जो है ना आप लोगों का वो सबसे बड़ा दर्द है। सुबह उठा नहीं जाता है हमसे। है ना? हाँ जी, रिकी राज का भी आज बर्थडे है जी। हाँ जी, वेरी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रिकी राज। आप भी जल्दी से बस मेरी मतलब यही दुआ है कि आप लोग सभी जो है इस बार डॉक्टर बन जाओ। है ना? और डॉक्टर बनने के बाद में हम जब मिलेंगे ना तो वो एक अलग ही मज़ा होगा फिर। है ना? हुँ। ओके, ओके, ओके। आ गए हैं शायद सभी लोग आई थिंक। तो स्टार्ट किया जाए क्या बताइए जी फटाफट? हाँ, जल्दी बोलिए कि स्टार्ट किया जाए? हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। पहली चीज़ देखिए ध्यान से सुनना, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इन बातों में, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी है, फिर आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा था कि टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा मैं क्लास खत्म कर दूँगा। मैं कोई यहाँ पे मेगा क्लास नहीं ले रहा हूँ आप लोगों की आज कि मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपको पढ़ाने वाला हूँ, नहीं। मेरा टारगेट बस ये है यहाँ पर कि आज हम ये जो टॉपिक थोड़ा-सा बच गया था, उस वाले टॉपिक को आज कंप्लीट कर लें बस। कंप्लीट जैसे ही होगा, चाहे 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे में जैसे कंप्लीट होगा आपकी क्लास ओवर कर दी जाएगी, क्योंकि आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो चलिए जी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तीनों का डिफरेंस। स्टार्ट कर चुके थे। हम तीनों में डिफरेंस स्टार्ट कर चुके थे और सबसे पहला डिफरेंस जो हमने बात की थी, वो उनके हैबिटेट के रिलेटेड में बात कर चुका हूँ। हैबिटेट की बात हमारी होनी शुरू हो गई थी कि ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगा, ब्राउन एल्गी कहाँ मिलेगा, रेड एल्गी कहाँ मिलेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेकंड पॉइंट जो था वो था इसके पिगमेंट से रिलेटेड कि पिगमेंट्स कौन-कौन से होंगे, तो क्लोरोफिल ए और बी, फिर क्लोरोफिल ए और सी, फिर क्लोरोफिल ए और डी। ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है। अब ये बात की जाए कि सर ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन क्यों होता है, तो उसमें फ्यूकोजेंथिन मिलता है इसलिए होता है। रेड एल्गी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें फाइकोइथिन मिलता है इसलिए होता है। ठीक है, और जो ग्रीन एल्गी है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो जेंथोफिल वगैरह प्रेजेंट रहने वाले हैं। यहां तक की बात हम कर चुके थे। तो चलिए जी आगे के लिए स्टार्ट करें। आगे के लिए रेडी हो गया सब लोग? फटाफट एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या आप लोग सभी आगे के लिए रेडी हो क्या, हाँ या ना? स्टार्ट कर दूं क्या मैं फिर? हाँ जी बच्चों बोलो जल्दी से, क्या स्टार्ट कर दिया जाए इससे आगे का टॉपिक? 2 पॉइंट मैं बता चुका था आपको, उनसे बाद में अब हम बात करेंगे आगे का। बताइए जल्दी से, हाँ या ना? उससे आगे बढ़े? ओके, ओके, ओके। चलिए, तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है जी आपकी तरफ से और ग्रीन सिग्नल मिलते ही अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो क्या करेंगे कि ये जो तीनों एल्गी, अब देखो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल टॉपिक है, यही कहीं याद हो जाएगा आपको। ज्यादा कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल, यही कहीं याद हो जाएगा। तीनों एल्गी का कंपैरिजन भी याद हो जाएगा। तो हमने बात की ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है, इन तीनों एल्गी के अंदर पहला हैबिटेट का डिस्कशन हो चुका है, दूसरा पिगमेंटेशन का डिस्कशन हो चुका है। तो अब तीसरा डिस्कशन हम करेंगे बॉडी की स्ट्रक्चर का डिफरेंस। बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो जी, बॉडी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन एल्गी की बॉडी कैसी होती है? अब ग्रीन एल्गी में तो बहुत बड़ा ग्रुप है ग्रीन एल्गी का। तो ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास भी आता है, ग्रीन एल्गी में वॉल्वॉक्स भी आता है, ग्रीन एल्गी में स्पाइरोगारा भी आता है। और आप लोगों को पता है कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो कैसा, तो आप यहां लिखेंगे क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो कैसा मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको यूनिसेल्युलर। यस, तो ये यूनिसेल्युलर हो गया क्लेमाइडोमोनास। फिर वॉल्वॉक्स कैसा होता है, तो वॉल्वॉक्स आपने कहा था सर कॉलोनियल होता है, तो कॉलोनियल भी मिल जाएगा। और स्पाइरोगारा तो वो हो जाएगा फिलामेंट लाइक, है ना? मतलब ग्रीन एल्गी में आपके तीनों टाइप की बॉडी कंपोजिशन प्रेजेंट है। ग्रीन एल्गी में कुछ मेंबर यूनिसेल्युलर, कुछ कॉलोनियल और कुछ फिलामेंट लाइक होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आ जाइए ब्राउन एल्गी पर। अब मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं तो ब्राउन एल्गी की बॉडी कैसी होती है, तो बेटा जी यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि ब्राउन एल्गी जो होती है ये मोस्टली कैसी होगी, तो ब्राउन एल्गी मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। कैसी मिलेगी? मोस्टली मल्टी सेलुलर है बेटा जी। यानी ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर पोजीशन नहीं मिलती है। और इसमें ही कहा जाता है कि मल्टी सेलुलर होती है, बात ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ ब्राउन एल्गी तो इतनी बड़ी साइज की हो जाती है, कहा जाता है 100 मीटर तक की हाइट हो जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं केल्प का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ब्राउन एल्गी से ही क्या बनेगा, केल्प। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आता केल्प होता क्या है। तो देखो केल्प जो है ना वो कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज नहीं है। केल्प का मतलब क्या है, ब्राउन एल्गी अपने साइज को बड़ा कर लेती है, और ब्राउन एल्गी का जब साइज बड़ा हो गया तो वो 100 मीटर तक की हाइट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर को, बड़े साइज की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड केल्प, उसी को केल्प कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई आपको? अब बात आती है कि केल्प का फॉर्मेशन करती है ना वो कौन कौन सी ब्राउन एल्गी होती है। क्या हर ब्राउन एल्गी केल्प बनाती है क्या? ना, हर ब्राउन एल्गी केल्प नहीं बनाएगी, कुछ ब्राउन एल्गी बनाती है। जैसे जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा एक्टोकार्पस। कौन सा जाएगा? एक्टोकार्पस, पहला एग्जांपल। ठीक है, एक्टोकार्पस होती है। दूसरा, तो दूसरा आ जाएगा इसमें लेमिनेरिया, लेमिनेरिया ये दूसरा। और तीसरा एग्जांपल जो होता है दैट वन इज कॉल्ड ए मैक्रोसिस्टेस। अब यहां पर आप लोगों को बताना है, देखिए वापस रिवाइज कर रहा हूं। ब्राउन एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर, ठीक है। ब्राउन एल्गी में कुछ ब्राउन एल्गी जो होती है साइज में बहुत बड़ी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, केल्प का फॉर्मेशन हो जाता है, बड़े साइज की बन जाती है। कौन कौन सी ब्राउन एल्गी बनाएगी? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस। तो आप लोगों को अब मुझे ये बताना है कि ये जो मैक्रोसिस्टिस वर्ड आपने सुना इससे कुछ और भी याद आया क्या, हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो बेटा जी रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं, मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल पढ़ाया था माइक्रोसिस्टिस, याद है वो? तो एक एग्जांपल माइक्रोसिस्टिस पढ़ाया जा चुका है पहले कभी किसी जमाने में, और एक एग्जांपल अब आ गया मैक्रोसिस्टिस। अब बारी आ गई यहाँ पर, आज टाइम आ गया है इसको कंपैरिजन करने का। हमने कभी माइक्रोसिस्टिस भी पढ़ा था, तो हमने यहाँ पर मैक्रोसिस्टिस भी पढ़ा है। दोनों में क्या फर्क है? ये माइक्रो है, ये मैक्रो, बस इतना सही फर्क है और कुछ नहीं है। तो बेटा जी माइक्रोसिस्टिस क्या होता है? माइक्रोसिस्टिस किसका एग्जांपल है? माइक्रोसिस्टिस। अब कई लोग कह रहे हैं सर ये वो होता है सेलुलर स्लेम, सेलुलर वाले में होता है मैक्रोसिस्ट, वो मैक्रोसिस्टिस नहीं होता है, मैक्रोसिस्ट होता है। तो भाई साहब माइक्रोसिस्टिस होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो एल्गल ब्लूम करता है, याद आया? माइक्रो, इसको साइड में लिख लेना कहीं पर। माइक्रोसिस्टिस होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, कंपैरिजन बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैक्रोसिस्टिस ये हो जाएगा ब्राउन एल्गी। और वैसे भी ध्यान रखो, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, और बड़ा होगा मतलब बड़े साइज का केल्प बनाएगा, यानी ब्राउन एल्गी होगा। ठीक, और मैक्रोसिस्ट जो है ये आ जाएगा आपका स्लाइम मोल्ड में। बोलिए जी ये बात क्लियर हुई क्या? तीनों वर्ड क्लियर हुए क्या? तीन चीजें हैं, तीनों की तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको साइड में लिख लेना कहीं पर भी। यहां से मैं हटाऊंगा लेकिन आप लोग साइड में लिख लेना कहीं, माइक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस और मैक्रोसिस्ट।
परफेक्ट है। ऐसे कंपैरिजन होता रहना चाहिए, पीछे की चीजें याद आती रहनी चाहिए, तो रिवीजन भी होता रहता है। तो ये आपके हो गया ब्राउन एल्गी का। फिर ब्राउन के बाद में क्या आएगा, रेड एल्गी। और रेड एल्गी की अगर मैं बात करूं तो रेड एल्गी भी क्या होता है बेटा, तो ये भी मोस्टली रेड एल्गी मोस्टली क्या होगा, मल्टी सेलुलर। ये लीजिए, तो ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हो गई कंप्लीट। क्लियर है ये करेक्ट बोलो सबको, हाँ या ना, बोले जी। आपको क्लियर हो गई ये तीनों चीजें, ग्रीन एल्गी में स्ट्रक्चर कैसी है, ब्राउन एल्गी में स्ट्रक्चर कैसी है और रेड एल्गी में स्ट्रक्चर कैसी है, कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात है। अब बॉडी स्ट्रक्चर की बात जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, वो आता है यहाँ पर रिजर्व्ड फूड। कौन सा जाएगा, रिजर्व्ड फूड। यानी इनमें रिजर्व फूड कौन सा होता है, स्टोर्ड फूड कौन सा मिलेगा, स्टोर्ड फूड कौन सा है या रिजर्व फूड कौन सा है। तो ग्रीन एल्गी जो होता है, ग्रीन एल्गी जो होता है, इसके अंदर नॉर्मल प्लांट्स में जैसा मिलता है वैसा का वैसा इसमें भी मिलेगा। क्या, तो इसमें हम कहते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टार्च। और नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, स्टार्च तो मिलता है, तो इसमें भी नॉर्मल जो प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड होता है वैसा का वैसा रिजर्व फूड स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है सर, तो ब्राउन एल्गी में देखो ये लेमिनेरिया का एग्जांपल है ना, तो इसी लेमिनेरिया में पहली बार रिजर्व फूड के बारे में पता चला था, कहां, ब्राउन एल्गी में। यानी ब्राउन एल्गी में पहली बार रिजर्व फूड कौन से एग्जांपल में देखा, लेमिनेरिया में। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया लेमिनेरियन स्टार्च है। तो स्टार्च, लेकिन नाम क्या रखा उसका, लेमिनेरियन स्टार्च उसको कहा गया। और बेटा जी ये लेमिनेरियन स्टार्च जो है, लेमिनेरियन स्टार्च जो होता है, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है मैनिटोल। क्या नाम होता है इसका दूसरा नाम, मैनिटोल भी इसको कहा जाता है। तो लेमिनेरियन स्टार्च कह दो, इसी को मैनिटोल कह दो। और मैनिटोल टोल याद कीजिए, इसके मैनिटोल तो लास्ट में सफिक्स क्या है, ऑल सफिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, बोलो मैनिटोल, ऑल सफिक्स आया ना लास्ट में। और आपको पता है केमिस्ट्री में ऑल सफिक्स जो होता है वो किसका होता है, बोलो फटाफट, ऑल सफिक्स किसका आता है जी, ऑल सफिक्स आता है भाई अल्कोहल का। याद आ रही है कुछ चीज, ऑल सफिक्स किसका आता है, अल्कोहल का। इसका मतलब मैनिटोल आ रहा है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें पक्का, और अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसको अल्कोहलिक शुगर भी कहा जाता है। ये लीजिए, ये तीन चीज ध्यान रखनी है। ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड कौन सा, लेमिनेरियन स्टार्च। कौन सा, लेमिनेरियन स्टार्च। लेमिनेरियन स्टार्च का ही दूसरा नाम मैनिटोल। ऑल आ गया मतलब अल्कोहलिक ग्रुप होगा, इसीलिए इसको अल्कोहलिक शुगर भी कहा जाएगा। परफेक्ट है यहां तक, चलें आगे। हाँ, कई लोग अभी गिलास बना रहे हैं, इसमें पीटोगे क्या तुम, हैं गिलास बना बना के भेज रहे हैं, पीट जाओगे, छोड़ो देख लो तुम। हाँ, गिलास चाहिए इनको। हाँ, अब रेड एल्गी में आ जाओ। रेड एल्गी में क्या देखो, तो रेड एल्गी में लेमिनेरियन स्टार्च के बाद रेड एल्गी में कौन सा होता है, तो इसमें स्टोर्ड फूड होता है जी फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें मिलता है। अब ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, इसके लिए क्या कहा जाता है, देखो फ्लोरिडियन स्टार्च के लिए क्या बोलेंगे हम, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, ये सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन। आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो तो वहां एमाइलोपेक्टिन वगैरह आते हैं ना, तो वही एमाइलोपेक्टिन जो होता है उसके सिमिलर होता है। तो यहां लिख सकते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च इज ए सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा, तो ये हो जाएगा आपके एमाइलोपेक्टिन। और कई बार लिखा जाता है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर स्ट्रक्चर वाला माना जाता है, बस थोड़ा ध्यान रखना, और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है नहीं इसमें। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। परफेक्ट है, यहां तक बोलिए। इस वाली स्लाइड में मैंने जो तीन चार चीजें बताई, इनमें कहीं को दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। किसी को भी इनमें कहीं को दिक्कत है तो बोलो जी, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, फिर जल्दी बोलो तुरंत प्रभाव से। इनमें कहीं भी कोई समस्या है, किसी को पेट दर्द, किसी को सर दर्द, तो बोल सकता है, नहीं तो आगे बढ़े जी। कंपैरिजन कर पा रहे हो ना, कंपैरिजन में पढ़ोगे तो फायदा रहेगा, क्यों, क्योंकि गलत नहीं करोगे। कंपैरिजन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, अलग अलग पढ़ोगे तो क्या होगा, मिक्स होने के चांस हो जाएंगे, कि आपको फिर याद नहीं रहेगा कि ब्राउन में पढ़ा था या ग्रीन में पढ़ा था या रेड में पढ़ा था। फिर इसीलिए कंपैरिजन में पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए जी, अब देखो ये दो पॉइंट जब कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करेंगे वो देखिए। तो अब हम पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके ग्रीन एल्गी, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर ब्राउन एल्गी, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो छोटा सा टॉपिक रह जाता है। और ये हो जाएगा आपके रेड एल्गी। ठीक है, हमने बात कर लिया इसके रिजर्व फूड की भी, बॉडी स्ट्रक्चर की भी, पिगमेंट की भी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने बात फ्लैजिला की नहीं की है जी, बात फ्लैजिला की नहीं की गई है। फ्लैजिला क्या होगा क्या नहीं होगा, कुशाल 2 मिनट रुक जा, एडिबल एल्गी कौन सी होती है बता दूंगा, ठंड रख लाला। ठीक है, 2 मिनट रुक जा भाई, अभी टॉपिक खत्म थोड़ी ना किया मैंने। ठीक है, हाँ, या ज्यादा भूख लगी है कि सर एडिबल वाली बता दो, पहले भूख लगी है बहुत जोर से, आप तो नाश्ता नहीं किया, वो निपटा है पहले, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना। 2 मिनट रुक जा बेटा, बता दूंगा अभी। परफेक्ट है, ओके जी। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए जी, हम पढ़ रहे हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है, इसकी बात करें तो इसके अंदर फ्लैजिला की मैं बात करना चाह रहा हूं। देखो सुनना ध्यान से, फ्लैजिला की बात करें, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है, ये बात करनी है जी। अब फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है ये डिसाइड किया जाए, तो आपको याद होगा, अगर एक टॉपिक तो मैंने कहा था रेड एल्गी कभी भी मोटाइल नहीं होती, याद आया, कल की क्लास में बताया था, कुछ ऐसे ग्रुप है, नाम बताए थे मैंने, ध्यान रखना हमेशा, कौन कौन से ग्रुप है जो नॉन मोटाइल होंगे। सबसे पहला मैं तीसरी बार बता रहा हूं ये नाम, सबसे पहला ग्रुप है ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉन मोटाइल मिलेगा। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद में सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, ये नॉन मोटाइल मिलेगा। तीसरा ये आ जाएगा एस्कोमाइसिटीज, चौथा बेसिडियोमाइसिटीज, और पांचवा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, रेड एल्गी। ये हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ध्यान रखने वाली चीज है, इनमें नॉन मोटाइल होगी। तो यहां पर हमने क्या कहा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सबके सब नॉन मोटाइल होते हैं। तो मेरे को एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि रेड एल्गी को नॉन मोटाइल है, और नॉन मोटाइल इसका मतलब यहां तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं, यहां तो सीधा लिख सकता हूं कि रेड एल्गी नॉन मोटाइल, इसका मतलब फ्लैजिला क्या हो जाएगा, बोलो फ्लैजिला हो जाएगा एब्सेंट, क्योंकि नॉन मोटाइल है ना। तो इसका कांसेप्ट तो पहले क्लियर हो गया कि ये तो एब्सेंट रहने वाला है। लेकिन भाई साहब ग्रीन और ब्राउन में क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट। हां, ग्रीन और ब्राउन में तो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट है तो कितने फ्लैजिला है, ये है क्वेश्चन। प्रेजेंट है तो कितने फ्लैजिला, तो हम कहेंगे ग्रीन एल्गी जो होती है इसमें फ्लैजिला का नंबर होता है 2 से 8 फ्लैजिला। कितने मिलेंगे, 2 to 8। ठीक है, तो फिर ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी में हो जाएगा 1 to 2 फ्लैजिला। तो देखो याद करने के हिसाब से कैसे याद करना है, आप तो ऐसा ध्यान रखो कि ये जो सीक्वेंस है उसमें कम होते जा रहे हैं फ्लैजिला। कैसे, पहले 2 से 8 थे,
फिर उससे कम हुए तो 1 से 2 हो गए और फिर उससे कम हुए तो एब्सेंट हो गए। इस टाइप से सीक्वेंस में ध्यान रखो। तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला, ब्राउन में 1 से 2 फ्लैजिला और रेड में तो फ्लैजिला एब्सेंट हो गया। ठीक है सर। अब बात पूछी जाती है कि ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला है, ठीक है, तो वो फ्लैजिला मिलेगा कहां? मिलेगा कहां मतलब है कि जैसे ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, तो इस ग्रीन एल्गी में कहां लगा होता है? तो हम कहते हैं ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला जो है इसके एपिकल वाले पार्ट पर होता है। ये एपिकल वाला पार्ट है, यहां लगे होते हैं। इसीलिए क्या लिखा दूसरा पॉइंट कि 2 से 8 फ्लैजिला है और वो भी कैसे? एपिकल फ्लैजिला। एपिकल फ्लैजिला समझ गए कि एपिकल वाली पोजीशन पर लगे हुए मिलेंगे। तो सर ब्राउन एल्गी में कहां होते हैं फिर? तो ब्राउन एल्गी में कहां मिलेगा? ये मिलेंगे यहां साइड में, और साइड में मिल रहा है मतलब है ब्राउन एल्गी के लेटरल पोजीशन पे लगा हुआ होता है। इसलिए क्या लिखा कि ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला होगा वो कैसा? वो हो जाएगा लेटरल फ्लैजिला, ये इनकी पोजीशन। और रेड में तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्लैजिला एब्सेंट है तो बताने की जरूरत है ही नहीं। बोलिए जी, ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ या नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ग्रीन एल्गी में जितने भी फ्लैजिला हैं क्या वो दोनों सिमिलर होते हैं क्या? जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ 4 फ्लैजिला हैं, 2 से 8 के बीच में कितने भी हो सकते हैं? तो यहाँ 4 फ्लैजिला क्या चारों आपको सेम दिख रहे हैं क्या? हाँ। मैंने कहा 5 फ्लैजिला, 5 सेम दिख रहे हैं, हाँ जी। 6 फ्लैजिला 6 के सेम दिख रहे हैं, हाँ जी। तो इसका मतलब जितने भी फ्लैजिला होंगे सारे के सारे क्या होते हैं? सिमिलर। और जब सारे फ्लैजिला सिमिलर होते हैं उसको कहते हैं आइसोकॉन्ट कंडीशन। आइसो यानी सिमिलर। तो आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है? जब सारे फ्लैजिला एक जैसे हों उसको कहते हैं आइसोकॉन्ट। जितने भी फ्लैजिला होंगे सारे के सारे एक जैसे होते हैं, ये ग्रीन एल्गी में। लेकिन ब्राउन में क्या होता है? ब्राउन में क्या होता है? एक फ्लैजिला आपको ये दिख रहा है और दूसरा फ्लैजिला देखो आपको ये दिखा। अब बोलो दोनों है तो दो फ्लैजिला, लेकिन क्या दोनों सेम है क्या? ना, दोनों सेम नहीं है। एक जो है वो तो स्मूथ है और दूसरे के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी दोनों फ्लैजिला क्या मिलेंगे? अलग अलग टाइप के। इसलिए क्या लिखते हैं कि ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला होता है उसकी कंडीशन कैसी होती है? हेटेरोकॉन्ट होता है। हेटेरोकॉन्ट कंडीशन प्रेजेंट है जी। और रेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जल्दी बोलो, फ्लैजिला कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ क्या फ्लैजिला? पहली कंडीशन फ्लैजिला में नंबर, तो ग्रीन में 2 से 8, ब्राउन में पहुंचे तो थोड़े कम हुए 1 से 2 और रेड तक पहुंचते पहुंचते एब्सेंट हो गए। ठीक, फिर ग्रीन में है तो कहां मिलेगा? एपिकल पोर्शन पे। ठीक, इसलिए एपिकल। ब्राउन में कहां मिलेगा? लेटरल पोजीशन पे, साइडों में लगा होता है इसलिए लेटरल। ग्रीन में जितने भी होते हैं सब सेम होते हैं इसलिए आइसोकॉन्ट, ब्राउन में अलग अलग होते हैं इसलिए हेटेरोकॉन्ट। बोलिए जी, यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? कॉन्ट का मतलब क्या होता है? आप पूछना सारे सर आइसो का मतलब तो सिमिलर है, कॉन्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट का मतलब होता है पिलर। खंबा जो होता है ना उसको कहते हैं कॉन्ट। तो खंबा कह दो, फ्लैजिला, फ्लैजिला भी क्या होता है? खंबे जैसे ही तो होता है बाहर की तरफ, इसीलिए। ठीक है, यहां तक याद हो रही है चीजें? हो गया? ओके जी। अब आ जाइए हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी स्ट्रक्चर जब सेल में क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, सेल के अंदर जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा जाता है तो आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है तो बेटा जी इस क्लोरोप्लास्ट में ऐसे थाइलेकोइड मिलती है कि नहीं मिलती है? याद कीजिए, ऐसे थाइलेकोइड होते हैं कि नहीं होते बीच बीच में? मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको याद हो तो, जिनको सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था कि दो भाई थे, फिर उन्होंने अपने खेत में जाके एक कमरा बनाया, फिर दूसरा कमरा उसके ऊपर बनाया, फिर तीसरा कमरा उसके ऊपर बनाया, फिर चौथा कमरा उसके ऊपर बनाया। तो कमरे के ऊपर कमरा बनाते गए वो क्या थे? थाइलेकोइड ही तो थे। थाइलेकोइड है ना? तो इसमें जो है थाइलेकोइड जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें थाइलेकोइड क्या होते हैं? तो इसमें कहते हैं मेनली थाइलेकोइड, बहुत सारे थाइलेकोइड्स होते हैं, बहुत सारे थाइलेकोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो थाइलेकोइड्स का नंबर जो है, ठीक है, ये रहेगा। ब्राउन की बात करूं तो ब्राउन में थाइलेकोइड क्या हो जाएंगे? थोड़े कम, तो फ्यू थाइलेकोइड्स, इसमें थाइलेकोइड थोड़े कम हो गए। और रेड तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? तो थाइलेकोइड जो है एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही थाइलेकोइड मिलेगा, तो सिंगल थाइलेकोइड। ये लीजिए, बोलो जी याद होगा क्या? वही सीक्वेंस सेम क्या? तो वो हो जाएगा कि यहां पर जो थाइलेकोइड है ग्रीन के अंदर उनका नंबर क्या होगा? बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें थाइलेकोइड जो है वो बहुत सारे। ब्राउन में थाइलेकोइड का नंबर थोड़ा कम हो गया और रेड तक पहुंचते पहुंचते एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही थाइलेकोइड मिलने वाला है। बोलो जी क्लियर है क्या ये चीज? सीक्वेंस में आ रही है चीजें समझ में? ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन एल्गी में है, तो याद कीजिए मैंने सेल वाले चैप्टर में भी लिखवाया था, यहां फिर लिखवा रहा हूं, रिवीजन होगा ये। सेल वाले चैप्टर में मैंने लिखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी शेप की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट की शेप की अगर बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कप शेप होता है नहीं होता? याद कीजिए, लिखवाया था ना सेल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने 2 पेज में सेल वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, उनको तो याद होना चाहिए, और परिणाम वालों को नहीं पढ़ाया तो उनको मैं वापस बता रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन एल्गी की स्पेसिफिक बात करेंगे। ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप हो सकता है, कप के जैसा हो सकता है। कप के जैसा किसमें मिलता है? तो ये मिलता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा मिलेगा? कप के जैसा प्रेजेंट होता है, पहली चीज। ठीक, दूसरा कप के बाद में ये हो जाएगा डिस्क लाइक। ठीक है, डिस्क शेप, डिस्क के जैसा तस्तरी जो होती है ना, डिस्क के जैसा मिलेगा किसमें? तो ये हो जाएगा क्लोरेला में। क्लोरेला जो होता है उसके अंदर ऐसा मिलता है। और तो ये हो जाएगा स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप भी होता है क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल के जैसा भी होता है जी। और स्पाइरल के जैसा किसमें होगा? नाम से ही पता चलता है, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप मिल जाता है। ठीक है, और क्या मिल सकते हैं सर? तो कप शेप हो गया, डिस्क के जैसा हो गया, ठीक है ना। और एक इसमें मिलता है यू शेप, यू के जैसा, यू शेप भी इसको कहते हैं, और इसको हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो यू शेप का किसमें मिलेगा? यू फॉर यूलोथ्रिक्स, यू फॉर क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें यू शेप मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और लास्ट होता है कि रेटिकुलेटेड, रेटिकुलेटेड, रेटिकुलेटेड का मतलब क्या होता है? रेटिकुलेटेड वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क, जाल बन जाना, जाल जो बन जाता है ना नेटवर्क, इस टाइप से जाल के जैसा, ऐसा इस टाइप से, उसको कहते हैं रेटिकुलेटेड। तो रेटिकुलेटेड टाइप का किसमें बनेगा? तो ये बनता है बेटा उडोगोनियम में। किसमें बनेगा? उडोगोनियम। ये लीजिए उडोगोनियम, इनके अंदर आपके रेटिकुलेटेड टाइप का मिलता है। ठीक है, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट की शेप भी हो गई है। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, वहां पर भी लिखवाए थे, कहा था एल्गी में काम आएगा। ये फिर से आ गए तो फिर से मैंने लिखवा दिए, तो ये आपके रिवाइज होने चाहिए एक बार। ठीक है जी बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट की कहानी पूरी कंप्लीट। फटाफट देखो, कोई दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है तो पूछो फटाफट, जल्दी से, जल्दी से पूछो, कोई चीज पूछने वाली तो। हाँ, एक बार बेटा जितनी चीज मैं बता रहा हूं ना पहले वो करो। ठीक है बच्चे, जितना मैं बता रहा हूं पहले एक बार ये वाली चीज याद कर लो ना, और जो एक्सरसाइज है वो बाद में देखेंगे अपन। हम्म, हाँ, रिबन शेप जो होता है ना, रिबन शेप का मतलब क्या होता है? रिबन शेप का मतलब होता है स्पाइरल जैसा।
ठीक है, याद हुआ? हो जाएगा प्लांट किंगडम याद, बोलो जल्दी। हाँ, वो लिखेंगे अभी कि ग्रीन एल्गी जो होता है ना उसके क्लोरोप्लास्ट में ही लिख देता हूं, चलो मैं। ग्रीन एल्गी जो होता है उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, पायरेनोइड्स प्रेजेंट। ग्रीन एल्गी वाले में मिलेगा सिर्फ ये पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कईयों को समझ में नहीं आता सर पायरेनोइड होता क्या है, तो पहली चीज तो ये समझो पायरेनोइड का प्रेजेंट होना ग्रीन एल्गी का कैरेक्टर है। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड मिलता है, ठीक है। अब पायरेनोइड होता क्या है वो देखो, पायरेनोइड जो होता है उसमें क्या होता है, इस टाइप से बीच में तो होती है प्रोटीन, ध्यान से सुनना, बीच में तो क्या होती है प्रोटीन, और इस प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं इस टाइप के, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल किसके होते हैं, ये होते हैं जी यहाँ पर स्टार्च, ठीक है। तो ये स्टार्च के मॉलिक्यूल है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पायरेनोइड होता है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये लो जी। तो ये हो गया पूरा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा, इस टाइप से पायरेनोइड्स मिलते हैं। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ये पायरेनोइड मिलते हैं, और इस पायरेनोइड में प्रोटीन भी होती है और इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है, दोनों चीजें होती है। इसलिए लिखा जाता है पायरेनोइड जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, आपने पढ़ा हो तो कहीं लिखा होता है उसमें, ठीक है। तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, उसको कहते हैं पायरेनोइड, और पायरेनोइड में स्टार्च और प्रोटीन मिलती है, इसलिए कई जगह लिखा जाता है कि ये स्टार्च को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, कोई कह रहा है सर रेटिकुलेटेड जो है ये क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा में भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी, क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा में भी मिलता है, वो भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। यहां तक परफेक्ट है, चलो आगे, ठीक है बेटा जी। तो ये आपके इसमें हो गया इसकी बात। अब ये बात जैसे ही कंप्लीट हुई, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम की दृष्टि से वो जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इसकी सेल वॉल। देखिए बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचा इसमें, 2-3 टॉपिक ही है बस, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अब हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में, इसकी सेल वॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें सेल वॉल, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। तो सेल वॉल की बात करते हैं। अब आपको समझना है बस बेटा यहां पर, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुन लेना सब लोग। अब सेल वॉल की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि ग्रीन एल्गी जो होती है या ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी जो होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर होती है। सेल वॉल में कितने लेयर, 2, कौन कौन सी, तो एक तो होती है इनर लेयर सेल वॉल की, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, सेल वॉल की एक तो इनर लेयर हो गई और एक हो जाएगी इसमें आउटर लेयर। तो 2 लेयर सेल वॉल में प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एक इनर वाली, एक आउटर वाली, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली, ठीक है सर। अब इनमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि इन तीनों एल्गी में, ग्रीन ब्राउन और रेड, तीनों एल्गी में इनर वाली जो लेयर होती है ना, वो तीनों के अंदर कैसी बनेगी, इनर। इन तीनों में इनर लेयर जो होती है ये होती है बच्चों सेल्यूलोज की, ये लो जी। इसमें भी सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें भी इनर लेयर जो होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी, और इसमें भी जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। यानी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाली लेयर तो तीनों के अंदर सेल्यूलोज की बनी है। तो हटाओ ना इस चीज को यार, क्यों टेंशन लेनी है, ये तो पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, सेम चीज होगी। तो फिर फर्क किस चीज का आया, फर्क किसका आएगा, आउटर लेयर का आएगा। क्या फर्क आएगा, तो आउटर लेयर ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें आउटर लेयर किसकी बनती है, इसमें बनती है पैक्टीन। आउटर लेयर किसकी बनी होगी, जिसमें पैक्टीन की बनी होती है। तो फिर ब्राउन एल्गी की आउटर लेयर किसकी बनेगी, ब्राउन एल्गी की आउटर लेयर, इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब ब्राउन एल्गी की आउटर लेयर जो होती है जिस केमिकल से बनती है, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है, 2 नाम है उसके, उसको फाइकोकोलाइड्स कहा जाता है या उसी को हाइड्रोकोलाइड्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स। फाइको वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि एल्गी में है इसलिए फाइको, और हाइड्रो क्यों यूज किया, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर ज्यादा होती है। तो जो केमिकल यहां पर प्रेजेंट है बाहर वाली लेयर में वो क्या होता है, फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड की बनती है। और इस फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड का एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा एल्जीन। क्या होता है, एल्जीन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं उसकी आउटर लेयर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट में तो स्पेसिफिक बताओगे ना कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे ही इसमें फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड की बनती है, और उस फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड का एग्जांपल क्या होगा, एल्जीन होगा। बोलो जल्दी, ये क्लियर हुआ क्या, परफेक्ट है, एल्जीन की बनती है। अब आ जाता है रेड एल्गी। रेड एल्गी में किसकी बनेगी, तो रेड एल्गी जो होता है इसमें भी हाइड्रोकोलाइड्स ही होते हैं। आउटर लेयर जो है वो क्या होगी, हाइड्रोकोलाइड्स की ही बनी होती है इसमें भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या, इसका जो हाइड्रोकोलाइड होता है ना, रेड एल्गी का जो हाइड्रोकोलाइड होता है, इसमें एक स्पेसिफिक चीज होती है क्या, कि इसके हाइड्रोकोलाइड में सल्फर भी मिलता है साथ में, इसीलिए इसके हाइड्रोकोलाइड को लिखा जाता है पॉलीसल्फेटेड। पॉलीसल्फेटेड, समझ गए, पॉलीसल्फेटेड का मतलब है कि इसमें सल्फर भी मिलेगा। तो पॉलीसल्फेटेड लिख दो, या मैं सीधा सल्फर लिख दूं, इसमें क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा नाम, इसलिए पूरा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहां पर सल्फर भी लिख देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोकोलाइड उसमें सल्फर मिलता है, इसके वाले में सल्फर नहीं मिलता, बस ये ध्यान रखना। ध्यान रखना एग्जाम में कभी आ जाए तो पॉलीसल्फेटेड सल्फर आ गया तो हाइड्रोकोलाइड किसका है, वो रेड एल्गी का, और सल्फर नहीं है तो वो आ जाएगा ब्राउन एल्गी का। अब रेड एल्गी वाला जो है, रेड एल्गी वाला जो है इसमें जो हाइड्रोकोलाइड, इसके एग्जांपल क्या क्या जी, तो इसका पहला एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट एग्जांपल जो होता है इसका वो आता है अगार अगार। सबने सुन रखा होगा, अगार अगार जो होता है वो रेड एल्गी के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये कौन सी रेड एल्गी से मिलता है हमारे को, ये पूछा हुआ है जी, ये पूछा हुआ है कि ये जो रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी जो होगा यानी अगार अगार जो है वो कौन सी रेड एल्गी से मिलेगा, तो ये किससे मिलता है, लिख दूं ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सी रेड एल्गी से मिलेगा, क्या सभी से मिलता है, नहीं, 2 नाम ध्यान रखने, कौन कौन से, तो एक तो ध्यान रखना है जिलेडियम, पहली रेड एल्गी, और एक आ जाएगा ग्रासिलेरिया। तो जिलेडियम और ग्रासिलेरिया जो रेड एल्गी होती है उनसे अगार अगार ऑब्टेन्ड किया जाता है। ये बात क्लियर हुई क्या, हाँ या ना। अगार अगार कौन सी एल्गी में है, रेड एल्गी में, ठीक। अगर अगर कौन सी रेड एल्गी से मिलेगा, जिलेडियम और ग्रासिलेरिया से, ठीक है। काम क्या आता है सर, तो इसके क्या काम आएगा, तो अगार अगार का यूज भी लिख दूं, क्या क्या यूज होता है अगार अगार, तो एक तो आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के फॉर्मेशन में इसको काम लेते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं ना उसके अंदर मिक्स किया जाता है, तो ये ठीक। और दूसरा दूसरा कहां काम आता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को जब हम लेबोरेटरी में ग्रोथ करवाते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम बनाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो न्यूट्रिशन चाहिए ना उसको, तो न्यूट्रिटिव उसके लिए मीडियम बनाया जाता है खाने के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो जो न्यूट्रिटिव मीडियम बनता है ना बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने वाला, वो इसी अगार अगार से बनता है बेटा। कि जब हम लेबोरेटरी में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए जो न्यूट्रिटिव मीडियम बनाया जाता है, वो न्यूट्रिटिव मीडियम इसी अगार अगार से बनाया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका यूज, वो हो जाएगा फॉर्मेशन
ऑफ न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिटिव मीडियम बनाते हैं वो बनाने में आगार आगार यूज होता है। ठीक है जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? आगार आगार देखो बेटा, आगार आगार जो है बायोटेक का जो फील्ड है ना, उसमें बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। ये दो तो मैंने सिंपल से बताया आपको, ऐसा नहीं है कि ये दो जगह, और भी बहुत सारी जगह काम आता है ये। तो डीएनए वाला जो होता है वो एगेरोज जेल होता है बेटा, आगार जेल नहीं है, वो एगेरोज जेल है, वो ध्यान रखना। जो आप पढ़ते हो ना उसमें बायोटेक के अंदर डीएनए में इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पढ़ते हो आप, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो एगेरोज जेल से होता है। हाँ, आइसक्रीम के साथ जेली भी लिख सकते हो, लिखना था वो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो जी। ठीक है, जेली लिखा जा सकता है जी। ये रेड एल्गी का है। रेड एल्गी से कुछ और भी एग्जांपल आते हैं इसके, केराजिन भी मिलता है, फ्यूनोरी भी मिलता है, केराजिन कॉन्ड्रस रेड एल्गी से मिलता है, फ्यूनोरी जो है ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, लेक्चर में अगर आप लिखना चाहें तो आप खुद लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने बता दी है। रेड एल्गी से कुछ और भी हाइड्रोकोलाइट्स मिलते हैं, मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूं, जिसको लिखना है वो लिख लेना बाद में आराम से। कौन से? तो एक तो आगार आगार मिल गया, एक और मिलता है जिसको कहते हैं केराजिन, CARRAGIN, केराजिन मिलता है। कौन सी रेड एल्गी से मिलता है केराजिन? वो मिलता है आपके कॉन्ड्रस रेड एल्गी से। कहां काम आता है केराजिन? केराजिन काम आता है कैप्सूल वगैरह बनाते हैं ना अपन, देखा हुआ आपने, तो कैप्सूल, कुछ कैप्सूल ऐसे आते हैं ना जिनके अंदर जो है केमिकल भरा होता है, बाहर प्लास्टिक का कवर होता है, तो उनको बनाने में यूज किया जाता है इसको, कॉन्ड्रस रेड एल्गी को, केराजिन होने की वजह से। ठीक, और एक इससे मिलता है रेड एल्गी से फ्यूनोरी फाइकोलाइट, और वो फ्यूनोरी जो होता है वो ग्लियोपेल्टिस रेड एल्गी से मिलता है, GLIOPELTIS, ग्लियोपेल्टिस। और ग्लियोपेल्टिस जो होगा उस ग्लियोपेल्टिस को फ्यूनोरी मिलता है, फ्यूनोरी को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों के ऊपर प्रिंट वगैरह होता है ना उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। कोई ये कहे कि गुरुजी ने बताया नहीं है, पूरा मैंने नाम तक यूज कौन से मिलेगा वो सब आपको वर्बली बता दिया। तो लिखना चाहिए तो अपने नोट्स में ऐड कर सकता है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये सेल वॉल का कैरेक्टर भी हुआ जी समाप्त। सेल वॉल कंप्लीट है। सेल वॉल जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में क्या बचेगा बच्चों? लो जी जल्दी से लिखें, ग्रीन। अब मैं सिर्फ ब्राउन ये लिख दूं, इतने से समझ जाओगे ना, तो पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी ना, ग्रीन ब्राउन और रेड, ये लो। ठीक है, अब इसकी बात करना चाहें अपन आगे कि भाई इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से रहेगा, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं की हमने अभी तक, है ना? तो रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा तीन टाइप का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था। कौन कौन से? तो मैंने कहा था रिप्रोडक्शन जो होता है वो या तो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी तरीका हो सकता है, और एसेक्सुअल नहीं है तो फिर आ जाएगा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होने वाला है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा ये हो जाएगा बच्चों फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। समझ आओगे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्पोर, लेकिन स्पोर में भी क्या लिखेंगे? मोटाइल स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर के थ्रू हो जाता है। और सेक्सुअल में, तो सेक्सुअल में तीन मैकेनिज्म है। आइसोगैमी हो सकता है एक तरीका, दूसरा हो सकता है एनआइसोगैमी, ये भी हो सकता है, और तीसरा तरीका वो हो जाएगा ओगैमी। यानी तीनों तरीके इसमें प्रेजेंट है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। तो फिर आएगा ब्राउन में, तो ब्राउन में भी क्या होगा बेटा? वेजिटेटिव हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन से। ठीक, बिल्कुल सेम है, फ्रेगमेंटेशन से हुआ। फिर एसेक्सुअल होगा वो, तो एसेक्सुअल वाला आ जाएगा मोटाइल स्पोर से, मोटाइल स्पोर जो है उससे बनता है। फिर सेक्सुअल में तो वही आइसोगेमी भी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एन आइसोगेमी भी होगा, ओके, और ओगेमी भी होगी। बताओ तीनों में कोई फर्क समझ में आया? दोनों में कोई फर्क समझ में आया क्या आपको? हाँ जी, बहुत सीधा सा जो है वो नाम क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। क्या? वेजिटेटिव दोनों में फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल दोनों में मोटाइल स्पोर है, सेक्सुअल में दोनों के अंदर आइसोगेमी एनाइसोगेमी ओगेमी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाएगा रेड एल्गी में क्या होने वाला है। तो रेड एल्गी में देखना जी, रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है, ठीक है, यानी इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां मोटाइल स्पोर है, यहां मोटाइल स्पोर है, क्या यहां मोटाइल स्पोर आ सकता है रेड एल्गी में? ना, क्यों? क्योंकि रेड एल्गी में तो मोटिलिटी कभी होती नहीं है, फ्लेजिला ही नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे यहां पर आ जाएगा नॉन मोटाइल स्पोर। यस एंड नो, समझ में आया क्या? नॉन मोटाइल स्पोर जो होता है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो इन दोनों में मोटाइल स्पोर है, उसमें नॉन मोटाइल स्पोर है। ठीक, और लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आ जाएगा ओगेमी से। ओगेमी होता है बच्चों, और ओगेमी में भी क्या हो जाएगा? नॉन मोटाइल। याद आया? पॉलीसिफोनिया बताया था कल। तो नॉन मोटाइल जो होता है वो गेमी नॉन मोटाइल जो है वो प्रेजेंट होगा, और ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात इनकी खत्म। ठीक है जी, यहां तक बोलो जल्दी से, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई क्या? परफेक्ट है। अब आता है इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका नाम क्या होता है, वो नाम लिख लेते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो ग्रीन एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा इसको हम कहते हैं ओगोनियम। क्या बोलते हैं? ओगोनियम कहा जाता है। सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है इसमें, नाम ध्यान रखना है। ग्रीन एल्गी में क्या बोला? सेक्स ऑर्गन को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहा। ब्राउन वाले में इसमें भी इसको ओगोनियम ही कहा जाएगा, लेकिन रेड वाले में क्या कहेंगे? रेड वाले में ओगोनियम नहीं कहते हैं, रेड वाले में क्या बोलेंगे? कार्पोगोनियम कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है कि रेड एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? कार्पोगोनियम कहा जाता है। और ग्रीन में और ब्राउन में क्या कहा जाता है? उसको ओगोनियम कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी का फर्क आ गया, और कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें है नहीं। ठीक है जी, यहां तक बोलिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी होती है एल्गी की? तो लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एल्गी तीनों ही एल्गी जो होती है ना, ये हैप्लॉइड होती है। ये भी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, ये भी हैप्लॉइड ही होगा, और ये भी हैप्लॉइड। तीनों ही हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी, तो भाई ग्रीन भी हैप्लॉइड है, ब्राउन भी हैप्लॉइड है, और रेड वाला भी हैप्लॉइड है। तो तीनों ही जब हैप्लॉइड है तो क्या बोलूंगा मैं? ये तो कहूंगा कि एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। लेकिन 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 यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे, और वो एक्सेप्शनल केस ही आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि
वही पूछा जाएगा, उसी में गलती करवाएगा आपसे। एल्गी जो है वो कैसा, एल्गी हैप्लॉइड है सर। कौन सा एल्गी सर, सारे के सारे एल्गी हैप्लॉइड है, ग्रीन वाला भी हैप्लॉइड है, ब्राउन वाला भी हैप्लॉइड है, रेड वाला भी हैप्लॉइड है, लेकिन कुछ क्या आगे अपवाद आगे। कौन सा अपवाद आया जी, अपवाद को बस ध्यान से रखना क्योंकि गड़बड़ इसी में ही करवाने वाला है, गड़बड़ इसी में ही होने वाली है। क्या, तो हैप्लॉइड के साथ में अगर मैं लिखूं तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा फ्यूकस। फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है ना, तो ब्राउन एल्गी है तो होना तो कैसा चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए, लेकिन फ्यूकस कैसा हो जाता है, फ्यूकस होता है डिप्लॉइड। ये लो जी, फ्यूकस कैसा मिलेगा, डिप्लॉइड मिलने वाला है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फ्यूकस कैसा है, डिप्लॉइड एक्सेप्शनल केस। और पूछे तो और आ जाएगा बेटा जी यहां पर एक एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस और केल्प। ये कैसे होते हैं, तो एक्टोकार्पस या केल्प जो होता है ना, ये होता है हैप्लोडिप्लोंटिक। कैसा होगा, हैप्लोडिप्लोंटिक, ये एक्सेप्शनल केस है, बस ये ध्यान रखना आपको। तो वहीं पर मैं रेड एल्गी की बात करूं तो कैसा है, हैप्लॉइड एल्गी, तो हां सर हैप्लॉइड होता है। तो ये अगर हैप्लॉइड है तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शनल केस है, क्या बिल्कुल है इसमें भी। क्या, तो इसका जो एक्सेप्शनल केस होता है वो होता है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। और पॉलीसिफोनिया जो है ये कैसा मिलेगा, ये भी हैप्लोडिप्लोंटिक। ये लो, ये एनसीईआरटी में दिए हैं, चैप्टर के लास्ट में दिया रखा है इसको, मैंने यहां साथ साथ में बता दिया आपको, ठीक है, ये साथ साथ में बता दिया क्योंकि चैप्टर के एंड में लाइफ साइकिल का पोर्शन है, तीन टाइप की लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोंटिक, डिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक। तो वहां आपको मिलेगा फ्यूकस डिप्लोंटिक में मिलेगा, और ये एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लोंटिक में मिलेंगे। तो यहां ग्रुप के साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है। हाँ जी, अब एक चीज और समझना, देखो एक चीज क्या, मियोसिस जो होता है ना, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो समझ लो, फिर पॉइंट समझ में आ जाएगा। मियोसिस जो होता है वो हमेशा, वैसे हम कहें तो तीन टाइप की मियोसिस पढ़ेंगे हम। मियोसिस कितने टाइप के पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तीन। कौन कौन से, एक मियोसिस होता है इसको कहते हैं अपन गैमेटिक मियोसिस। क्या होता है, एक तो होता है गैमेटिक मियोसिस, एक एक होता है जाइगोटिक मियोसिस। ये पूरा पढ़ाऊंगा लास्ट में तो मैं आपको, इस चैप्टर के एंड में तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं। और एक होगा स्पोरिक मियोसिस। अब इनमें फर्क क्या होता है, सुनो देखो क्या फर्क है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, नाम लिखा है उसी से पता चल जाता है। गैमेटिक मियोसिस का मतलब जब गैमेट बनते हैं उस टाइम पर जो मियोसिस होता है उसको गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। जाइगोटिक मियोसिस यानी जाइगोट में जब मियोसिस होता है उसको जाइगोटिक कहते हैं। और स्पोर बनने के टाइम पर मियोसिस होता है उसको स्पोरिक मियोसिस कहा जाता है। तीन चीजें समझ में आई, गैमेटिक यानी गैमेट जब बनता है उस टाइम पर अगर मियोसिस हुआ तो गैमेटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस हुआ तो जाइगोटिक मियोसिस, और स्पोर बनने के टाइम पर हुआ तो स्पोरिक मियोसिस। अब क्या ये तीनों एक साथ मिलते हैं क्या, ना, किसी में गैमेटिक वाला मिलता है, किसी में जाइगोटिक मिलता है, किसी में स्पोरिक मिलता है, तीनों एक साथ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम ये कहें तो आप सीधा सीधा से ये ध्यान रखो, गैमेटिक मियोसिस किसमें मिलता है जी, गैमेटिक मियोसिस मिलता है जिसकी लाइफ साइकिल कैसी हो, डिप्लॉइड। ये ध्यान रखो सीधा सा, जिसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड होगी उसमें कौन सा मिलेगा, हमेशा जाइगोटिक गैमेटिक मियोसिस मिलेगा। गैमेटिक मियोसिस किसमें मिलेगा, जब लाइफ साइकिल कैसी हो, डिप्लॉइड। तो जाइगोटिक वाला मियोसिस किसमें मिलेगा, जाइगोटिक मिलेगा जिसकी लाइफ साइकिल हो हैप्लॉइड। जिसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है उसमें क्या मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस। और जिसमें स्पोरिक मियोसिस है वो किसमें मिलता है, जिसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोंटिक हो। ये लो जी, ये बात समझ में आई। ये वैसे मैं आगे समझाऊंगा आपको, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। यहां सिर्फ मैंने एक बार कनेक्ट करने के लिए आपको बता दिया कि मियोसिस तीन टाइप के हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या इनमें, ये बताओ जल्दी से। ये कंफ्यूजन वाली चीज है क्या, या तो गैमेटिक मिलेगा या जाइगोटिक मिलेगा या स्पोरिक, तीनों एक साथ नहीं होते बेटा जी। कोई ये सोचना एक ही ऑर्गेनिज्म में तीनों मिलते हैं ना, किसी में मिलेगा गैमेटिक, किसी में जाइगोटिक, किसी में स्पोरिक। जिसकी लाइफ साइकिल डिप्लोंटिक है उसमें गैमेटिक मियोसिस, जिसकी हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल है उसमें जाइगोटिक, और जिसमें हैप्लोडिप्लोंटिक है उसमें स्पोरिक, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कैसी होती है जी बताओ, तो हम 2n है ना, याद है ना सबको, हम 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो हमारी बॉडी 2n यानी डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड है इसका मतलब हमारे में कौन सा मियोसिस होना चाहिए, गैमेटिक मियोसिस होता है हमारे में। बताओ हमारे में जब गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनता है, एग बनता है, तो मियोसिस होता है कि नहीं होता, गैमेट बनने के टाइम पर होता है ना। तो जिसमें भी 2n लाइफ साइकिल है उसमें गैमेटिक, जिसमें n लाइफ साइकिल है वो जाइगोटिक, जिसमें हैप्लोडिप्लोंटिक है वो स्पोरिक करेगा। ये बात क्लियर हुई क्या आपको, ये बताओ जल्दी से पहले तो। ये क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। डिटेल तो पूरी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो सब चीजें आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। इतनी चीज समझ में आ गई कि कौन सा मियोसिस कब होता है। चलो आगे। तो बेटा जी अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब आप मुझे बता दीजिए ग्रीन एल्गी जो है इसमें कौन सा मियोसिस होगा, बताओ। ग्रीन एल्गी में मियोसिस कौन सा लिखें हम, ग्रीन एल्गी में मियोसिस कौन सा लिखूंगा, लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉइड है ना। तो लाइफ साइकिल अगर हैप्लॉइड है तो मियोसिस कौन सा होना चाहिए बोलो, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, तो मियोसिस कौन सा होगा, जाइगोटिक। यस, तो इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, ठीक है। फिर पूछे ब्राउन एल्गी में कौन सा है, तो इसमें भी लाइफ साइकिल तो हैप्लॉइड की है ब्राउन की, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस, उसमें भी जाइगोटिक मियोसिस मिलेगा। और अगर मैं रेड की बात करूं तो इसमें भी जाइगोटिक मियोसिस। अब आपसे ये कह दे कि फ्यूकस का लाइफ साइकिल है वो 2n है, क्यों जी, फ्यूकस में 2n क्यों होता है, तो आप क्या बता सकते हो कि सर इसमें मियोसिस जो होता है वो गैमेटिक वाला होता है। फ्यूकस में कौन सा है, गैमेटिक मियोसिस हो गया, इसलिए 2n बन गया। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लोंटिक क्यों है, क्योंकि एक्टोकार्पस में मियोसिस हो गया स्पोरिक टाइप का। पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लोंटिक क्यों है, क्योंकि इसमें कैसा मियोसिस हो गया, स्पोरिक, इसलिए बन गए। बात क्लियर होगी क्या ये, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये बात क्लियर होगी क्या सबको, जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया तो जल्दी बोलो, एक बार देख लो फटाफट इस वाली स्लाइड को, फिर आगे बढ़े हम लोग। इस वाली स्लाइड को देख लीजिए एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी कंप्लीट करो इसको, फिर मैं आगे नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसमें। ठीक है, ओके जी, परफेक्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट स्लाइड है ये अपनी। तो ग्रीन एल्गी
ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये हो जाएगा। अब इनमें अगर बात करें अपन तो भाई ग्रीन एल्गी के एग्जांपल क्या क्या होंगे बताओ। तो ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या क्या आएगा, तो एक तो स्पेसिफिक वीआईपी था कारा, बता चुका हूं कारा के बारे में क्या स्पेसिफिक, क्या सेक्स ऑर्गन के बारे में स्पेसिफिक बता चुके, कारा में क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल कैसा ना वो, ठीक है। और तो एक होता है इसमें वॉल्वॉक्स, ठीक है सर वॉल्वॉक्स आ जाता है एक, तो यहां लिख देंगे अपन स्पाइरोगायरा, ठीक है स्पाइरोगायरा एक, तो एक आ जाता है क्लोरेला। और क्लोरेला जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है, क्लोरेला होता है एडिबल, ये ले भाई कुछ एडिबल आ गया, ये खाने योग्य, खाया जाता है क्लोरेला को। तो क्लोरेला जो है इसको खाया जाता है, स्पेस एल्गी भी कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब स्पेस में जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं वहां पर, तो वहां क्लोरेला को लेके जाते हैं, इसलिए इसको स्पेस एल्गी भी कहा जाता है। तो क्लोरेला हो गया इसका एक, ठीक है। तीन एग्जांपल हो गए, चार, कारा हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। चलें आगे, हाँ क्लेमाइडोमोनास लिख दूं, चलो लिख देते हैं क्लेमाइडोमोनास। अब इसकी एक स्पेसिफिक स्पीशीज लिख रहा हूं मैं, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये स्पेसिफिक स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास की। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो होता है ना बेटा, ये करता है रेड स्नो इफेक्ट। अब समझ गए होंगे आप क्यों बताया मैंने। हमारे पास पीछे हमने तीन इफेक्ट पढ़ चुके हैं, मतलब दो इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या वो, ये एक हमने पढ़ा था रेड सी इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था रेड टाइड इफेक्ट, और एक हमने पढ़ लिया रेड स्नो। कंपैरिजन करके लिख लेना कॉपी में कहीं पर भी साइड में। रेड सी इफेक्ट किसकी वजह से होता है बताओ, रेड सी इफेक्ट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम, याद है ट्राइकोडेस्मियम की वजह से होता है। रेड टाइड किसकी वजह से होता है बताइए जल्दी से, रेड टाइड होता है आपके डाइनोफ्लैजेलेट्स, जिले वो उसमें डाइनोफ्लैजेलेट और डाइटम पढ़े थे, तो वहां आया था डाइनोफ्लैजेलेट रेड टाइड इफेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। और रेड स्नो के लिए, तो रेड स्नो है वो ग्रीन एल्गी है बेटा, ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या ग्रीन एल्गी, इसकी वजह से होता है। तो कंपैरिजन हो जाए इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है। स्पाइरुलिना भी एडिबल होता है, बिल्कुल होता है जी, स्पाइरुलिना भी होता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको, ये चीज समझ में आ गई तीनों का कंपैरिजन। ठीक है। ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी में क्या क्या आएगा, ब्राउन एल्गी में एग्जांपल आ जाएगा जैसे आपके एक आ गया लेमिनेरिया, एक एग्जांपल, एक आ जाएगा एक्टोकार्पस, ठीक है तो लेमिनेरिया एक्टोकार्पस, फिर मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस आ गया, एक आता है इसमें सारगेसो। सारगेसो जो होता है क्यों लिखा जाता है बेटा, सारगेसो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये सरफेस एल्गी होती है, वाटर के सरफेस पे ग्रोथ करती है, तो सरफेस ब्राउन एल्गी, ये ध्यान रखना सारगेसो, सरफेस ब्राउन एल्गी ये कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, सारगेसम भी लिख देते हैं, सारगेसो भी लिखा जाता है, दोनों ही ठीक है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ सारगेसो या सारगेसम दोनों ही ठीक है इसमें। हाँ सर कह रहे हैं यूलोथ्रिक्स लिखा, बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, तो मैंने आज जो मेन जो है वो लिखे, यूलोथ्रिक्स वगैरह मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, है ना, क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स वो भी सब आ जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में ध्यान रखना है कि एक तो इससे आयोडीन ऑब्टेन्ड होता है जी, आयोडीन ऑब्टेन्ड होता है इससे, किससे, ब्राउन एल्गी से आयोडीन मिलता है। और स्पेसिफिक अगर पूछे आयोडीन भी कौन से, तो आयोडीन भी कौन से मिलेगा, तो आपको पता है आयोडीन हमारी लाइफ के लिए जरूरी है ना, हाँ सर लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमारी लाइफ के लिए अगर आयोडीन जरूरी है तो हमने क्या लिखा, आयोडीन ऑब्टेन होगा ब्राउन एल्गी से, क्योंकि वो लाइफ के लिए जरूरी है। और लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एल आई का मतलब हो जाएगा लेमिनेरिया, यानी लेमिनेरिया से मिलता है। एक तो एफ का मतलब है ये हो जाएगा फ्यूकस, यानी फ्यूकस से मिलता है। और ई मतलब हो जाएगा एक्टोकार्पस, तो एक्टोकार्पस से मिलता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल पूछे तो ये तीन, और वैसे पूछे तो आपके ब्राउन एल्गी, ठीक है। फिर ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसी में एक और लिख देते हैं अपन कि ब्राउन एल्गी से ही पोटास भी मिलता है, केमिकल होता है ना पोटास, तो पोटास भी ऑब्टेन्ड होता है जिससे, ये लीजिए, तो पोटास भी ब्राउन एल्गी से मिल जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या, बोल जल्दी से, क्लियर है। फिर रेड एल्गी, रेड एल्गी में क्या आएगा, तो रेड एल्गी का अगर एग्जांपल हम लिखें तो रेड एल्गी में एक एग्जांपल आ जाएगा जैसे आपके पोलिसिफोनिया, तो पोलिसिफोनिया का एक एग्जांपल हो गया। एक आता है पोरफायरा, पोरफायरा जो है ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है इसमें, पोरफायरा ध्यान क्यों रखना है, स्पेसिफिक ध्यान क्यों रखा जाता है पोरफायरा, वो थोड़ा सा ध्यान क्यों रखा जाएगा उसके लिए आप ये ध्यान रखना कि पोरफायरा जो होता है ना बच्चों, ये भी एडिबल होता है, खाने वाला होता है, एडिबल होता है पोरफायरा। तो दो एग्जांपल हो गए स्पेसिफिक एडिबल के, और भी है एडिबल लेकिन ये दो स्पेसिफिक ध्यान रखने, एक क्लोरेला एक पोरफायरा, ठीक है। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूं, ये इकोलॉजी में भी काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा, क्या वो है रेड एल्गी प्रेजेंट इन इन डीपर एरिया या डीपेस्ट एरिया ऑफ वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडी में सबसे नीचे मिलेगी। अगर आपसे पूछे कि एक वाटर बॉडी है तो उसमें सबसे नीचे कौन सी एल्गी मिलती है, तो सबसे नीचे रेड एल्गी मिलती है, फिर ब्राउन एल्गी, फिर सबसे ऊपर क्या मिलेगी, ग्रीन एल्गी मिलती है। यानी जैसे ये वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी में सबसे नीचे रेड एल्गी मिलेगी, यहां ग्रोथ करेगी, फिर ब्राउन एल्गी ग्रोथ करती है थोड़ी ऊपर, और सबसे ऊपर की साइड में जो ग्रोथ करती है वो ग्रीन एल्गी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि डीपर एरिया जो होते हैं ना, उस एरिया में कौन सी एल्गी मिलेगी, अपने मिलने वाली है, वो हो जाएगी आपके रेड एल्गी, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हुई क्या, जल्दी बोलो। फ्रॉन्ट क्या होता है, फ्रॉन्ट क्या होता है, ये जो फ्यूकस वगैरह होते हैं ना बेटा, इनकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है फ्यूकस वगैरह की, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ब्राउन एल्गी की। तो इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है लीफ के जैसा जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं फ्रॉन्ट, इसको फ्रॉन्ट कहते हैं। फ्रॉन्ट होता है लीफ लाइक, लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और फूड ज्यादा बनेगा, इसको कहते हैं फ्रॉन्ट हम, ठीक है। तो ये आपके आज, ठीक है, ये आपके आज समाप्त हो गया है क्या, एल्गी वाला पोर्शन पूरा। तो एल्गी जो है, हाँ जी कुशाल कह रहे हैं सर रेड एल्गी वाटर में डीप होगी तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जहां तक सनलाइट पहुंचती है ना वहां तक डीप की बात करें। डीप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जाके बॉटम में चली जाएगी ना, बिल्कुल बॉटम में नहीं, जहां तक सनलाइट है ना उस रेंज में सबसे नीचे ये मिलेगी, ठीक है ना, समझ गए बात को। हाँ रेड एल्गी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मिलता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट उसमें ज्यादा होता है, बस ये ध्यान रखना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होता है वो रेड एल्गी में मिलता है। ऐसे तो बेटा बहुत सारे और भी पॉइंट है, लेकिन ये इतना भी याद कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, ठीक है।
हाँ, अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको क्या करना है अपने नोट्स में एनसीईआरटी में इनके जितने भी डायग्राम दे रखे हैं, एनसीईआरटी में इनके जितने भी डायग्राम है, जैसे इनके साथ टोटल 9 या 10 डायग्राम दे रखे होंगे आपके एनसीईआरटी में, ग्रीन एलगी के, ब्राउन के और रेड के। वो डायग्राम आपको अपने रजिस्टर में बनाने हैं और डायग्राम बना करके आप मुझे सेंड भी करेंगे। सबके सब लोग अपने रजिस्टर में ग्रीन एलगी के जो डायग्राम दे रखे हैं वो बनाएंगे, ब्राउन के जो डायग्राम दे रखे हैं वो बनाएंगे और रेड के जो डायग्राम दे रखे हैं वो बनाएंगे और पहचानेंगे उनको कि जैसे रेड का आपने डायग्राम बनाया तो पॉलीसिफोनिया का डायग्राम दे रखा है, एक दे रखा है पोर फायरा का, तो आप देखोगे पोर फायरा जो होता है ना उसका डायग्राम कुछ ऐसा है, लीफ के जैसा ऐसा डायग्राम मिलेगा बस इस टाइप का, ठीक। और पॉलीसिफोनिया का आप देखोगे तो उसमें आपको ऐसे ब्रांचिंग मिलेगी, तो आपको आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि कौन सा पॉलीसिफोनिया कौन सा पोर फायरा है। तो सभी लोग डायग्राम बनाएंगे और बना करके मुझे सेंड करेंगे सबके सब, ठीक है। तो ये आपके आज थैलोफाइटा का पोर्शन जो है, एल्गी का पोर्शन जो है या प्लांट किंगडम में पहला जो ग्रुप है थैलोफाइटा वो हो गया जी पूरा समाप्त। एक ग्रुप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और आज की क्लास को हम यहीं तक ही करेंगे। इससे आगे यानी कल की जो क्लास होगी उसमें हम ब्रायोफाइटा ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ मतलब हाँ जो भी है 7 है 10 है 8 है जितने भी हैं वो जितने भी डायग्राम है वो आपको बनाने हैं उसमें, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हम आज की जो क्लास है उसमें इतना ही करेंगे। हाँ जी, आप कह रहे हैं सर प्रसादी का क्या है? तो प्रसादी का ऐसा है जी कि आप लोगों के लिए जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे उस दिन पक्का, ठीक है, आप लोगों के लिए एक पार्टी मेरी तरफ से, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन की पार्टी मेरी तरफ से, ये श्योर, ठीक है। हाँ अब उसमें आपको भंडारा करवाना है या जो भी करवाना है वो आप पे डिपेंड है, आप डिसाइड करना फिर कि आपको क्या चाहिए उसमें क्या नहीं चाहिए, ठीक है। वो मेरी तरफ से रहेगा, उस दिन अपन मिलेंगे बिल्कुल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपन कल फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, पहले टेस्ट दें अच्छे से, टेस्ट देने के बाद में, टेस्ट देने के बाद जब फ्री हो जाए आप उसके बाद में जितना आज पढ़ा है ज्यादा हार्ड नहीं है, कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, आराम से इसको पढ़ें, इसके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं अलविदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।